हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज जिस कंपनी का एनालिसिस करूंगा वो है MSTC। अगर आप ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मैं चाहूंगा कि आप एटलीस्ट इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है कि ये जो एनालिसिस है, ये जो कंपनी है, ये एक मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी हो सकती है आने वाले 3-4 सालों में। तो इस कंपनी के साथ काफी इंटरेस्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जो कि अभी तक नंबर्स में उतना ज्यादा नजर नहीं आ रहा है, और जैसे ही नंबर्स में रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा, इसका जो शेयर है मुझे लगता है वो बहुत तेजी से भागेगा। तो आई होप आप इंटरेस्टेड होंगे जानने के लिए कि आखिर ऐसा क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये मल्टी बैगर हो सकता है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। तो इस पूरी वीडियो को मैंने 2 सेक्शन में तोड़ा है। एक है नरेटिव और दूसरा है नंबर्स। तो सबसे पहले बात करूंगा नरेटिव की और फिर बात करूंगा नंबर्स की। तो नरेटिव विदाउट नंबर्स भी बेकार है और नंबर्स विदाउट अ नरेटिव भी बेकार है। तो कंपनी की नरेटिव बताने से पहले मैं आपको कंपनी के थोड़े हाईलाइट दे देता हूं नंबर्स के, क्योंकि नंबर्स जैसे अभी नजर आते हैं वो हर सेंस में बहुत ही ज्यादा खराब नजर आएंगे। आपको रेवेन्यूज डिक्लाइनिंग नजर आएंगे, आपको अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो ज्यादा अच्छा नजर नहीं आएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मोटा पैसा तब बनता है जब कंपनी का ग्रेड चेंज होता है, यानी कि एक घटिया कंपनी एक अच्छी कंपनी में ट्रांसफॉर्म होती है, अच्छी कंपनी बहुत अच्छी कंपनी में ट्रांसफॉर्म होती है। तो बेसिकली जब भी ये ट्रांजिशन होता है उस टाइम पे एक बहुत अच्छा पैसा बनने का एक अपॉर्चुनिटी मिलती है। अगर आप सिर्फ ये कहें कि भाई ये कंपनी एक डेट फ्री कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, तो हाँ, आपको बहुत जितना वो कंपनी ग्रो करेगी उतना रिटर्न मिलेगा। तो काफी बार क्या होता है कि अगर आप एग्जिस्टिंग कंपनी को देखेंगे तो वो मार्केट में उतनी अच्छी तरीके से परसीव नहीं होगी, मे बी एक सिक्लिकल कंपनी की तरह परसीव होगी, या फिर एक बहुत ही ज्यादा बेसिक कंपनी की तरह, यानी कि जो बेसिक सामान बनाती है उसकी तरह परसीव होगी, जिसकी वजह से उसको अच्छा पीई नहीं मिल पाता है। लेकिन जब वो कंपनी अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती है एक हाई आरओसी बिजनेस में, तो होता क्या है कि कंपनी की अर्निंग्स तो ग्रो होती ही हैं और साथ साथ जो कंपनी का जो पी है वो भी रीरेटिंग हो जाता है, और तब बनती है एक मल्टी बैगर की अपॉर्चुनिटी, और वैसी अपॉर्चुनिटी मुझे इस कंपनी में नजर आती है। तो चलिए बकवास नहीं करूंगा ज्यादा, नंबर्स दिखाता हूँ। बेसिक नंबर्स, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनी की लगभग 2000 करोड़ की है। जो स्टॉक का पी है वो 13 साढ़े 13 का नजर आता है। अब ये जो पी है ये परसीव्ड अर्निंग कहूंगा मैं, क्योंकि इसके बिहाइंड जो इसके पीछे जो एक्चुअली में चल रहा है वो काफी अलग है। जो इसकी अर्निंग्स हैं वो काफी सारी 2-3 सेक्शन से मिलके बनती हैं, और अभी इनका एक बिजनेस जो है वो उतना ज्यादा अच्छा नहीं है जो बंद हो रहा है। तो इसकी वजह से जो पी है वो बहुत जल्दी चेंज होने वाली है। आगे आपको और ट्रिगर्स बताऊंगा। उसके अलावा एक इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है वो ये है कि कैश इक्विवेलेंट्स देखिए 760 करोड़ के। तो 2000 करोड़ की कंपनी के पास 760 करोड़ का कैश है, यानी कि मोटा मोटा आपको कंपनी लगभग 1300 करोड़ में मिल रही है। बेसिक सैनिटी करने पे कंपनी ठीक ठाक नजर आती है, ऐसा लगता है कि एक लो पीई वाली कंपनी है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है, जब आप नंबर्स में थोड़ा सा और डिगिन करेंगे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में जाएंगे, तो आपको एक अलग ही स्टोरी नजर आएगी। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो 2014 से लेकर 2020 तक अगर आप कंपनी का रेवेन्यू देखेंगे तो आपको एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में नजर आएगा। 5,500 करोड़ से 2014 में आज लगभग 700-750 करोड़ का रह गया लगभग। इसके पीछे काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो जब मैं नरेटिव बताऊंगा तो आपको इन नंबर्स के पीछे की स्टोरी बताऊंगा। अगर कोई नया इन्वेस्टर इन नंबर्स को देखेगा तो देखते ही उसे ये लगेगा कि बहुत ज्यादा बेकार कंपनी है, इसमें कोई ग्रोथ नहीं है। और साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी अगर वो देखेगा तो देखिए 178 करोड़ के प्रॉफिट था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, जो कि बीच बीच में 2018 में देखिए 313 करोड़ का लॉस, 2019 में 206 करोड़ का लॉस, और आज की डेट में भी 52 करोड़ का लॉस था लास्ट ईयर। ऐसा लगता है कि एक सिक्लिकल इंडस्ट्री है जो कि एक अच्छी साइकिल आने पे थोड़ा पैसा कमाती है और खराब साइकिल आने पे पैसा गवाती है। सिमिलरली अगर आप इंटरेस्ट कॉस्ट देखेंगे तो हाँ, यहाँ पे एक ट्रेंड नजर आएगा कि 145 करोड़ से आज 6 करोड़ का है, यानी कि अपने डेट को ये लोग रीपे कर पा रहे हैं। ज्यादातर लोग तो यहीं पे आके रुक जाएंगे और आगे कंपनी को रिसर्च ही नहीं करेंगे, और वहीं पे जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है जो कि मुझे इस कंपनी में नजर आती है। अब कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं, और वहीं पे हमें जो मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ वहां पे बैलेंस शीट में एक्चुअली में आपको नजर आएगी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बजाय। तो बैलेंस शीट में आप देखिए जो बोरोइंग्स हैं वो 873 करोड़ से आज 154 करोड़ की रह गई हैं, कंटिन्यूस डाउन डिक्लाइन में है। सिमिलरली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको चीज नजर आएगी, वो है ट्रेड पेबल्स और ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड पेबल्स आप देखिए 3200 करोड़ से आज 430 करोड़ के रह गए हैं,
वहीं ट्रेड रिसीवेबल्स 3800 करोड़ से आज 890 करोड़ के रह गए हैं। तो ये ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल हैं, ये कंपनी का ट्रांसफॉर्मेशन दिखा रहे हैं। हो क्या रहा है कि ये ट्रेड पेबल, ट्रेड रिसीवेबल और बोरोइंग, इसका जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है वो इसलिए है क्योंकि कंपनी अपने आप को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रही है। अब भी जो कंपनी है वो एक ट्रेडिंग बिजनेस में है, जो कि एक प्लेटफॉर्म बिजनेस धीरे धीरे एक पूरी तरीके से प्लेटफॉर्म बिजनेस बनती जा रही है। तो चलिए, अब नंबर से तो आपको काफी टीज कर लिया, अब एक्चुअली मैं बता देता हूँ कि कंपनी का नैरेटिव क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि कंपनी करती क्या है, कंपनी किस किस बिजनेस सेगमेंट में ऑपरेट करती है, और जो मैं ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ वो एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो ये जो कंपनी है एक्चुअली एक पीएसयू कंपनी है, जिसका फुल फॉर्म है एमएसटीसी, जिसका फुल फॉर्म है मेटल स्क्रैप ट्रेड कॉर्पोरेशन। तो ये जो कंपनी है एक्चुअली 1964 में बनी थी और मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर आती है, और जो इसका ओरिजिनल काम था वो मेनली स्क्रैप ट्रेडिंग का था, जो कि आज भी इसका काफी बड़ा सेगमेंट है। तो ये जो कंपनी है एट अ हाई लेवल 3 सेगमेंट्स में ऑपरेट करती है। तो जो सबसे पहला सेगमेंट है वो है मार्केटिंग और ट्रेडिंग का, जो दूसरा सेगमेंट है वो है ऑनलाइन पोर्टल का, जिसमें ये ई ऑक्शन और ई प्रोक्योरमेंट करवाती है। तीसरा जो सेगमेंट है वो है रिसाइकलिंग का। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, अब आप लोग सोच रहे होंगे आखिर इस कंपनी का एनालिसिस मैंने क्यों किया। इस कंपनी का एनालिसिस मैंने इसलिए करा क्योंकि मैं एक्चुअली जो पीएसयू बैंक्स होते हैं उनकी जब कोई नीलामी होती है, ऑक्शंस होती है, अगर कोई अपना बैंक लोन डिफॉल्ट कर देता है तो मैं एक्चुअली उन ऑक्शंस के बारे में देख रहा था कि अगर किसी को प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो कैसे खरीदी जाती है। तो उसी में एक प्रॉपर्टी मुझे अच्छी लगी और मैंने देखना शुरू करा, तो मेरे को ये प्लेटफॉर्म नजर आया एमएसटीसी का, जो कि इसकी ऑनलाइन ऑक्शनिंग करवा रहा है। तो जब मैंने थोड़ा और डिटेल में देखा तो मुझे पता चला कि जितने भी पीएसयू बैंक्स हैं वो सारे के सारे पीएसयू बैंक्स एमएसटीसी का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं ऑक्शनिंग कराने के लिए। तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, मुझे लगा ये एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है। और जब मैंने इसमें और घुसना शुरू करा, जब इनकी बैलेंस शीट देखी तो नजर आया कि इनकी तो बिल्कुल बैलेंस शीट की ऐसी तैसी हो रखी है। पर जब मैं इसकी और डिटेल में गया तो मुझे समझ में आया कि एक्चुअली में कंपनी अपने आप को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर रही है, और ये जो ट्रेडिंग वाला बिजनेस जो मैं बता रहा हूँ वो पूरी तरीके से छोड़ रही है, और प्योर प्ले एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तरह ये कंपनी अपने आप को पोजीशन कर रही है। तो इनकी जो मैंने 3 बिजनेस सेगमेंट बताए थे, सबसे पहला मैंने बिजनेस सेगमेंट बताया था जो कि था ट्रेडिंग या मार्केटिंग का। उसमें एट अ हाई लेवल ये लोग क्या काम करते हैं ना, कि जितनी भी पीएसयूज होती हैं उनको अपने रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने होते हैं, जैसे कि स्क्रैप हुआ या फिर कोक हुआ या कोल हुआ, इस तरीके के अगर उन्हें कुछ कुछ रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करने होते हैं तो वो डायरेक्टली जो है टेंडर निकालने की बजाय इनको कहती हैं कि आप हमारे लिए ये रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करके दे दीजिए। और ये क्या करते हैं, ये उनके बिहाफ पे जो है टेंडरिंग करते हैं, और बेसिकली एक ट्रेडर जैसा काम करता है कि इधर से खरीदा और इधर बेच दिया और बीच में कमीशन कमा लिया। तो एट अ हाई लेवल ये इनका बिजनेस है। लेकिन ये जो कैटेगरी ऑफ बिजनेस है ये एक्चुअली एक ग्रूसम कैटेगरी ऑफ बिजनेस है, जो कि हमेशा इन्हें जो है काफी ज्यादा लॉसेस कराता है। तो कभी कभी तो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स होते हैं और कभी बहुत ज्यादा लॉसेस होते हैं। और जो मेन रीजन है लॉसेस के पीछे वो ये है कि जब आप एक सामान को इधर से खरीद के इधर बेच रहे हैं तो आप एक काफी बड़ा रिस्क ले रहे हैं। रिस्क में आपको पेमेंट तब मिलेगा जब आप माल यहाँ से उठा के यहाँ पे दे देंगे, राइट, जब आप माल की डिलीवरी कर देंगे। लेकिन इस बीच में जब आपने माल उठाया, मे बी जो रॉ मटेरियल, जो प्राइसेस हैं उस सामान की वो चेंज हो गई और जो बायर है वो अब इंटरेस्टेड नहीं है उसे खरीदने में। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि मे बी जो है आपने पेमेंट कर दिया, राइट, वहां पर जो है आपने सामान डिलीवर नहीं करा, लेकिन यहाँ पर ये कंपनी ही डूब गई जिससे आप सामान खरीद रहे थे। ऐसा इनके साथ काफी बार हुआ। तो इस तरीके के कुछ कुछ रिस्क रहते हैं, जिसकी वजह से इनके बिजनेस, इस लाइन ऑफ बिजनेस में होता क्या था कि इनफैक्ट अभी भी काफी ऐसा होता है कि इनके जो रिसीवेबल्स रहते हैं वो काफी हाई रहते हैं। तो अगर आप इस लाइन ऑफ बिजनेस को देखेंगे तो इन्हें इस लाइन ऑफ बिजनेस में बहुत मिनिमम मार्जिन का प्रॉफिट होता है, 2-3%, 5% का प्रॉफिट होता है। लेकिन जब भी कोई ऐसा इवेंट होता है, जब कोई कंपनी डूब जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो मासिव जो है इन्हें प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। तो आप इस पर्टिकुलर लास्ट ईयर के रिजल्ट में भी देख सकते हैं कि जो एक्सपेंसेस हैं, पिछले साल इन्होंने लगभग 250 करोड़ के प्रोविजनिंग एंड राइट ऑफ्स करे थे, उससे पिछले साल 71 करोड़ के करे थे। तो ये जो प्रोविजनिंग और राइट ऑफ है ये मेनली इसी लाइन ऑफ बिजनेस से आ रहे हैं। अब दूसरा जो टाइप ऑफ बिजनेस है वो है ई कॉमर्स बिजनेस, या फिर जो इनका ऑक्शन प्लेटफॉर्म है। इसमें ये, क्योंकि एक मिनिस्ट्री ऑफ स्टील की कंपनी थी, तो ये धीरे धीरे ट्रेडिंग से बढ़ के इन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म बना लिया, एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जिसमें कि कोई भी अगर जो है अपना स्क्रैप बेचना चाहता है तो वो इनका प्लेटफॉर्म यूज करके ऑक्शनिंग करवा सकता है। अब ऑक्शनिंग, अब इनका प्लेटफॉर्म यूज करने के फायदे क्या हैं? मेनली 2 या 3 फायदे हैं जो किसी भी प्लेटफॉर्म बिजनेस में होते हैं। सबसे पहला होता है हाई वॉल्यूम।
अब हाई वॉल्यूम की वजह से क्या होता है, बेटर प्राइस डिस्कवरी। अगर आप एक अपना टेंडर निकाल रहे हैं तो आपको वहाँ के लोकल प्लेयर्स, थोड़े बहुत प्लेयर्स जिन्हें पता चलेगा वो अप्लाई करेंगे और आपको उतनी अच्छी प्राइस नहीं मिल पाएगी। वहीं जब आप ग्लोबल टेंडर करवाएंगे, जब आप ऐसा टेंडर करवाएंगे इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू करवाएंगे, तो बहुत सारे प्लेयर्स जो कि इंटरेस्टेड होंगे वो अप्लाई करेंगे और जो है आपको बेटर प्राइसिंग मिल पाएगी। दूसरा जो एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट होता है वो है पूरा पेपर ट्रेल, यानी कि ऑनलाइन ऑक्शनिंग है तो ट्रांसपेरेंसी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और गवर्नमेंट कंपनीज में हमें पता ही है किस तरीके से काम चलता है, तो अब क्योंकि धीरे धीरे हम ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं और गवर्नमेंट भी ऑनलाइन की तरफ जा रही है, तो इनका जो प्लेटफॉर्म है वो काफी इंटरेस्टिंग है और ज्यादातर मिनिस्ट्रीज इनका प्लेटफॉर्म प्रेफर करती है फॉर देयर ट्रांसपेरेंसी। अब मेनली इसमें 2-3 टाइप के बिजनेस रहते हैं। एक होता है ई ऑक्शन बिजनेस, जिसको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। एक है ई प्रोक्योरमेंट बिजनेस। ई प्रोक्योरमेंट बिजनेस में जिन लोगों को कुछ सामान प्रोक्योर करना होता है, पीएसयू कंपनीज को, वो इनका प्लेटफॉर्म यूज करती हैं। और जो है जो नॉर्मल वेंडर्स होते हैं वो अप्लाई करते हैं और बेसिकली इनका प्लेटफॉर्म यूज करके जो है बायर्स और सेलर को जो है ये लोग जोड़ते हैं। और तीसरा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो इनके रहते हैं वो रहते हैं कस्टम प्लेटफॉर्म्स। अब कस्टम प्लेटफॉर्म में ये लोग सॉफ्टवेयर बना के देते हैं फॉर कस्टम यूज केसेस। कस्टम यूज केसेस जैसे बात करूं, जैसे कि पेट्रोल पंप्स होते हैं, उनकी उनकी लॉटरी निकलती है, राइट। जब पेट्रोल पंप अलॉट होते हैं तो उसके लिए इन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया है। दूसरा, जैसे कुछ एग्जांपल दूं, जैसे अभी रिसेंटली राजस्थान गवर्नमेंट ने ऑक्शनिंग करवाई थी अपने जो मतलब शराब के ठेके होते हैं, तो जो वाइन शॉप्स होती हैं उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, लॉटरी निकलती है, तो उसके लिए इन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया है। इस तरीके के कुछ स्पेशलाइज्ड यूज केसेस के लिए सॉफ्टवेयर बनाना। आपको पता होगा जैसे कोल ब्लॉक्स, जितने अभी झारखंड छत्तीसगढ़ में जितने कोल, उड़ीसा, वहां पे जितने कोल ब्लॉक्स अलॉट हुए थे उनकी ऑक्शनिंग हुई थी, वो इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू हुई थी। उसके अलावा रिसेंटली जो है टेलीकॉम की जो ऑक्शनिंग हुई थी, जिसमें कि 5G के स्पेक्ट्रम वेव्स जो है ऑक्शन हुए थे, वो इनके प्लेटफॉर्म के थ्रू हुए थे। उसके अलावा मिनरल के जितने ब्लॉक्स होते हैं वो काफी ज्यादा ब्लॉक्स इनके थ्रू ऑक्शन होते हैं। काफी ज्यादा प्राइवेट कंपनीज में भी ये लोग घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि टाटा स्टील हुआ, वेदांता हुआ, इस तरीके की कंपनीज में भी इन्हें जो है इनके प्लेटफॉर्म को यूज कर धीरे धीरे वो लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि बेटर प्राइस डिस्कवरी मिलती है। तो तीसरा जो लाइन ऑफ बिजनेस है इनका वो है FSNL, यानी कि फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड। तो अब FSNL इनकी 100% सब्सिडरी है। इसका जो मेन काम रहता है वो ये रहता है कि जो स्टील प्लांट्स होते हैं उनमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जो स्लैग निकलता है, उससे ये लोग जो है स्टील का स्क्रैप और बाकी चीजें रिकवर करते हैं और फिर उसकी ऑक्शनिंग करवाते हैं। तो इनका काफी सारे PSUs के साथ ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे कि सेल के साथ भी है, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स के साथ भी है, और मेनली ये लोग जो है रिसाइकलिंग का काम करते हैं वहां पर। फाइनली जो लास्ट सेगमेंट है वो है इनका जॉइंट वेंचर विद महिंद्रा ग्रुप। सीरो करके एक इन्होंने जॉइंट वेंचर बनाया है, 50-50% पार्टनरशिप है दोनों की। और इस सेगमेंट में ये लोग क्या करते हैं कि जो कार होती है जब उसकी लाइफ खत्म हो जाती है तो उसका जो स्क्रैप है उसका काम करते हैं। तो उसको बेसिकली आप कार देकर आएंगे, उसको ये लोग स्क्रैप करेंगे और फिर जो भी आपकी इंडस्ट्रीज हैं, स्टील इंडस्ट्री वगैरह, उन्हें जो है ये लोग ऑक्शन करके वो जो स्क्रैप है वो बेचेंगे। तो अभी तो इनके 4 ही सेंटर्स हैं, बट डिपेंडिंग ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसी ये लोग जो है इसको धीरे धीरे स्केल करेंगे और इनका कहना है कि आने वाले कुछ सालों में 50 सेंटर्स तक भी जो है इसे लेके जाएंगे। अब ये भी एक काफी ज्यादा फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। अब बिजनेस तो समझ में आ गया, अब बात कर लेता हूं मेन नैरेटिव की कि क्या इवेंट्स हो रहे हैं जिसकी वजह से मुझे लगता है कि ये कंपनी एक मल्टीबैगर हो सकती है, और फिर उसके बाद इसके नंबर्स और वैल्यूएशन करके दिखाऊंगा। तो 2-3 इवेंट्स हो रहे हैं। एक तो इवेंट है जो कि FSNL, जो मैंने इनकी सब्सिडरी बताई, वो जो गवर्नमेंट, जो दीपम करके एक गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है जिसके अंडर में वो आती है, वो चाहते हैं कि उसे हाइव ऑफ कर दिया जाए और सेल आउट कर दिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट के टारगेट्स हैं। तो वन ऑफ द कैंडिडेट्स जो है वो है इनकी पर्टिकुलर कंपनी जो कि है FSNL। और FY22 यानी कि ईयर 22 यानी कि नेक्स्ट ईयर के मार्च तक की डेट है टू बेसिकली कंप्लीट द हाइव ऑफ। तो इस पर्टिकुलर सब्सिडरी से ऑन एन एवरेज 35 to 40 करोड़ का प्रॉफिट आता है, और अगर हम 10 का PE मल्टीपल मान के चलें तो मुझे लगता है कम से कम 350 करोड़ जो है इनके पास कैश आ सकता है बाय सेलिंग दैट सब्सिडरी। अब ऑलरेडी इनकी बुक्स में 700 करोड़ का कैश है, जो कि बढ़ के 1000 करोड़ तक का हो जाएगा बाय नेक्स्ट ईयर। तो मोटा मोटा मान के चलिए कि जो बची हुई कंपनी है, जिसमें कि आपका ऑनलाइन ऑक्शन का प्लेटफॉर्म आ रहा है, साथ साथ इनका ट्रेडिंग बिजनेस आ रहा है, और साथ साथ इनका जो बचा हुआ बिजनेस है रिसाइकलिंग का, यानी कि ज्वाइंट वेंचर विद महिंद्रा, वो सब मिला के लगभग आपको 1000 करोड़ में मिल रहा है। अब उसके अलावा एक और इवेंट हो रहा है, वो है कि जो ये ट्रेडिंग बिजनेस है, मैनेजमेंट ने ये रियलाइज कर लिया है कि ये एक लॉस मेकिंग बिजनेस है, जिसमें काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट रिस्क है लेकिन रिवॉर्ड उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन 1950s से जो है हिस्टोरिकल रीजन से ये चलता आ रहा है
तो अब मैनेजमेंट ने पिछले 2-3 सालों में क्या किया है, इस ट्रेडिंग बिजनेस को कम करना शुरू कर दिया है। और आपको मैं दिखाता हूँ, अगर आपको टेबल दिखाता हूँ कि इनके सारे सेगमेंट्स में से कितना रेवेन्यू किस सेगमेंट से आता है। तो अगर आप इस टेबल को देखेंगे, जो कि इनका मार्केटिंग यानी कि ट्रेडिंग बिजनेस जो हुआ, ई कॉमर्स, स्क्रैप रिकवरी और अदर्स, इसका 2018, 19, 20 और उसके बाद जो है एस्टिमेटेड रेवेन्यू मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसमें आप देखिए, जो मार्केटिंग बिजनेस है वो 2700 करोड़ का था इन 2018-19, जो कि लगभग 650 करोड़ का रह गया, उसके बाद 400 करोड़ का रह गया। और नेक्स्ट ईयर तक जो है ये गाइडेंस है कि और ज़्यादा इसे स्केल डाउन करेंगे और लगभग आने वाले 3-4 सालों में से लगभग जीरो ले आएंगे। अब इसमें दो चीज़ें हुई हैं। एक तो ये कि इसका जो बिजनेस है वो धीरे धीरे ये लोग खत्म कर रहे हैं, विच इज़ लाइक वेरी गुड फॉर देयर बिजनेस, क्योंकि इसकी वजह से इन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रोविजनिंग करनी पड़ती थी। और दूसरा जो रीज़न है, और दूसरी जो चीज़ हो रही है वो ये है कि इसका जो मॉडल है वो भी इन्होंने चेंज कर दिया है। तो पहले ये लोग बैंक गारंटीज नहीं रखवाते थे, अब ये लोग 110% बैंक गारंटीज रखवाते हैं। यानी कि अगर किसी भी पीएसयू को 100 रुपए का माल खरीदना है तो बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके जो है ये लोग 110% बैंक गारंटीज जो है पहले ही रखवा लेते हैं। तो इस वजह से जो है अब आने वाले टाइम में मैनेजमेंट का कहना है जो बचा कुचा बिजनेस है भी लगभग 400 करोड़ का, 400 करोड़ रेवेन्यू पर ईयर का, वो भी जो है उतने ज्यादा प्रोविजंस अब नहीं लेकर आएगा और सिर्फ लगभग 50 करोड़ के आसपास के प्रोविजंस रह गए हैं। बाकी प्रोविजंस ऑलरेडी ये लोग अपनी बुक्स में दिखा चुके हैं। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि कहाँ हर साल जो है 300 करोड़ 250 करोड़ का लॉस ये लोग इसकी वजह से दिखा रहे थे, प्रोविजंस दिखा रहे थे, जो कि अब सिर्फ टोटल ही 50 करोड़ का रह गया है। तो आने वाले टाइम में ये बिजनेस अब और ज्यादा पेन नहीं देगा। तो ये तो हुआ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर। अब आपको दिखाता हूं बाकी सेगमेंट्स में क्या हो रहा है। तो ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं ये आपको दिखा रहा है कि इन वेरियस सेगमेंट्स का रेवेन्यू किस हिसाब से चेंज कर रहा है ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स। तो 82% था। जो ब्लू लाइन है वो दिखा रही है ट्रेडिंग बिजनेस का यानी मार्केटिंग बिजनेस का, रेड लाइन दिखा रही है ई कॉमर्स का, येलो दिखा रही है स्क्रैप रिकवरी का, और बाकी जो है वो सब अदर्स ग्रीन से आ रहा है। तो ब्लू लाइन को आप देखिए कैसे कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रही है। 82% रेवेन्यू एक टाइम पे आता था, फिर 50% रह गया, फिर 41% रह गया और फाइनली इस साल 24% रह गया। तो जो ट्रेडिंग बिजनेस है वो मैनेजमेंट कह रही है हम खत्म कर रहे हैं, वो एक्चुअल नंबर्स में दिख रहा है। अब दूसरी बात आई है, अब रेड लाइन देखिए आप, रेड लाइन 6% से बढ़ के 16%, 22%, 29%, ये जो है वो ई कॉमर्स बिजनेस है। तो जो ई कॉमर्स बिजनेस है उसका सेगमेंट कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है और आने वाले टाइम में ये 60-70% हो जाएगा इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। अब आप येलो कलर में स्क्रैप रिकवरी बिजनेस को देखिए, तो जो स्क्रैप रिकवरी बिजनेस है वो 11% से बढ़ के 47% हो गया है और ये एक्चुअली में इंक्रीज नहीं कर रहा है। अगर आप देखेंगे रेवेन्यूज तो स्टेगनेंट है ये सेगमेंट, लेकिन ये सेगमेंट आपको इसलिए बढ़ा हुआ नजर आ रहा है क्योंकि जो ब्लू सेगमेंट है यानी कि जो मार्केटिंग सेगमेंट है वो कम हो गया है और ये जो येलो सेगमेंट है यानी स्क्रैप रिकवरी सेगमेंट है वो एक्चुअली एफएसएनएल है। तो अगले साल ये जो सेगमेंट है ये 0% हो जाएगा। उसके बाद आने वाले टाइम में ये धीरे धीरे बढ़ के एक प्योर प्ले प्लेटफॉर्म बिजनेस बन जाएगा जिसका सिर्फ एक जॉइंट वेंचर होगा साथ में महिंद्रा के साथ। उसको जो है मैंने इसमें नहीं अकाउंट किया है क्योंकि उसके रेवेन्यूज उतने ज्यादा मुझे नहीं पता, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि 4-5 हजार करोड़ के रेवेन्यूज उससे भी आ सकते हैं जो कि काफी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट कर सकते हैं रेवेन्यू में। लेकिन अभी फॉर द टाइमिंग में मान के चल रहा हूँ कि सिर्फ ये जो ई कॉमर्स बिजनेस है उसको वैल्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मोटा मोटा काम क्या करते हैं ये तो समझ में आ गया, नरेटिव भी समझ में आ गया कि 4 तरीके की सब्सिडरीज हैं, 4 तरीके के सेगमेंट्स हैं। एफएसएनएल जो है उसे सेल आउट कर रहे हैं, उससे कैश मिलेगा। दूसरी जो काम करते हैं ट्रेडिंग का जो कि एक लॉस मेकिंग था उसे जो है ये लोग बंद कर रहे हैं। तीसरा जो बचे हुए 2 सेगमेंट है यानी कि रिसाइकलिंग और साथ साथ ऑनलाइन, वो दोनों ई कॉमर्स, वो दोनों ही सेगमेंट ऐसे हैं जो कि अच्छी टेलविंड में है। तो थोड़ी सी इस बिजनेस की इकोनॉमिक्स और समझा देता हूँ, पर्टिकुलरली जो ऑनलाइन बिजनेस है। तो इस ऑनलाइन बिजनेस में से जो अभी अगर आप रेवेन्यूज वगैरह देखेंगे तो ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस से लगभग 250 करोड़ का रेवेन्यू आता है, 230 करोड़ का रेवेन्यू आता है। और मैनेजमेंट ये बोलती है कि इस पूरे बिजनेस की जो कॉस्ट है वो एवरी ईयर ऑलमोस्ट 100 करोड़ है, यानी कि उसके ऊपर जितना भी जाएगा वो सब सीधा सीधा बॉटम लाइन में फ्लो करेगा। जैसा कि किसी भी ऑनलाइन कंपनी में होता है, एक बार आपने एसेट तैयार कर लिया, एक बार आपने प्लेटफॉर्म बना दिया, तो जो आपकी एम्प्लॉय कॉस्ट है, जो आपकी एक उस सिस्टम को मेंटेन करने की कॉस्ट है वो फिक्स हो जाती है। उसके ऊपर जितना भी आपका रेवेन्यू बढ़ता है वो सीधा बॉटम लाइन में फ्लो करता है और इसीलिए ऐसे बिजनेसेस में ऑपरेटिंग लेवरेज और जो आरओसी प्रोफाइल्स होती हैं वो बहुत ही अच्छी नजर आती हैं। पर्टिकुलरली इस बिजनेस में मैनेजमेंट कह रही है हम हर साल 10 से 15% के बीच में ग्रो कर सकते हैं
और जो मेन रीजन है ग्रो करने का वो ये है कि वो नई नई मिनिस्ट्रीज के पास जा रहे हैं और उन मिनिस्ट्रीज से धीरे धीरे उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं और नए नए सेगमेंट्स एंटर कर रहे हैं। अब इस बिजनेस की रिस्क और की अपॉर्चुनिटी समझ लेते हैं और फाइनली इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा। और क्यों मैं बोल रहा हूँ कि एक मल्टी बैगर कैंडिडेट है, तो वैल्यूएशन जरूर देखिएगा। तो अगर मैं कुछ की थ्रेड्स की बात करूं तो जो इनका प्रोक्योरमेंट बिजनेस है, जिसमें ये लोग पीएसयूज के साथ सामान प्रोक्योर करने में हेल्प करते हैं ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, वो बिजनेस धीरे धीरे स्केल डाउन हो रहा है और आने वाले कुछ सालों में लगभग जीरो हो जाएगा। और जो मेन रीजन है वो ये है कि गवर्नमेंट का जो मैंडेट है, अगर आपको पता होगा एक पोर्टल है जेम के नाम से, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो हो क्या रहा है कि गवर्नमेंट चाहती है कि प्रोक्योरमेंट्स के लिए वो वाला प्लेटफॉर्म यूज किया जाए, जिसमें जो है जो कि काफी बड़ा मार्केट प्लेस ऑलरेडी बन गया है। तो धीरे धीरे ये लोग अपने बिजनेस को स्केल डाउन कर रहे हैं एज पर द गवर्नमेंट्स मैंडेट, और जीएम पे जो है धीरे धीरे जो इनके कस्टमर्स हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं। तो ये एक जनरल थ्रेट है, सिर्फ इस पर्टिकुलर केस के लिए नहीं है। तो क्योंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है तो शेयर होल्डर्स के बारे में उतना ज्यादा नहीं सोचा जाता गवर्नमेंट कंपनीज में, बल्कि पूरे के पूरे नेशन के बारे में सोचा जाता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो काफी बार ये दोनों चीजें अलग अलग डायरेक्शन में जा सकती हैं, और अगर गवर्नमेंट का मैंडेट कभी भी चेंज होता है, वो इसे स्केल डाउन करने की कोशिश करते हैं, तो वो एक काफी ज्यादा थ्रेट हो सकता है। नेक्स्ट एक काफी इंपॉर्टेंट थ्रेट नजर आता है, वो है काफी ज्यादा डिपेंडेंट है अदर पीएसयूज पे। तो क्योंकि गवर्नमेंट बिजनेस पर ही ज्यादा डिपेंडेंट है, तो वो एक तरीके से दो धारी तलवार है। क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है तो दूसरी गवर्नमेंट कंपनी हमेशा एक गवर्नमेंट कंपनी को प्रेफर करती है, तो वो इनके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है लेकिन एक थ्रेट भी है। क्योंकि कल को अगर ये पर्टिकुलर मिनिस्ट्री या फिर अपना पोर्टल लेकर आती है इस तरीके से, तो काफी बार ऐसा हो जाता है कि कई मिनिस्ट्रीज सेम तरीके के काम करती हैं, तो वो एक तरीके से थ्रेट भी है। फाइनली लास्ट जो मुझे थ्रेट समझ में आता है वो ये है कि बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है थोड़े कस्टमर्स के ऊपर। पहले एक और थ्रेट हुआ करता था जो कि था कैश एंड कैरी मॉडल, जो कि इनके ट्रेडिंग बिजनेस में था कि ये लोग गारंटीज नहीं रखवाते थे, लेकिन वो थ्रेट अब खत्म हो चुका है, तो उस थ्रेट को मैं काउंट नहीं करूंगा। अब बात कर लेता हूँ अपॉर्चुनिटीज की। तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं। एक तो ये कि ऑल ओवर इंडिया ही जो है ऑनलाइन का एक काफी ज्यादा अच्छी पहल चली हुई है कि सारे ही डिपार्टमेंट्स धीरे धीरे ऑनलाइन आ रहे हैं और जो अपनी ऑक्शनिंग है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू करवा रहे हैं। अब इनके पास एज ये है कि ये कस्टमाइजेबल सोल्यूशन देते हैं, गवर्नमेंट कंपनी है, तो एक अच्छा रनवे नजर आता है, अच्छा ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नजर आता है। लेकिन अब एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो रेवेन्यूज हैं इनमें से काफी सारी चीजें क्या होती है, रेकरिंग नहीं होती हैं। जैसे कि टेलीकॉम है, तो जैसे टेलीकॉम के जो ऑक्शंस होते हैं वो हर साल नहीं होते हैं। तो ये जो बिजनेस है वो आपको एक कंटिन्यूस रेवेन्यू की बजाय बीच बीच में थोड़ी काफी ज्यादा हाई स्पाइक्स दिखा सकता है, जब इस तरीके की कुछ मतलब वन ऑफ अपॉर्चुनिटीज नजर आती हैं तब। उसके अलावा ये लोग जो एंटर कर रहे हैं जॉइंट वेंचर में, वो एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है, क्योंकि धीरे धीरे अभी तक ऑलरेडी कुछ भी नहीं है। जो हमारे पुराने व्हीकल्स हैं उनके स्क्रैपेज के लिए अब ये स्क्रैपेज पॉलिसी आई है, वो एक काफी अच्छा जो है इस पर्टिकुलर सेक्टर को टेलमेंट में देगी। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर इनके पास कोई बहुत अच्छी ऐसे कोई मोट नहीं है कि सिर्फ यही जो है मार्केट में ऑपरेट कर सकते हैं। सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि इनके पास एक मार्केट एक्सपीरियंस है ये काम करने का, और ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। और महिंद्रा के साथ जो है जॉइंट वेंचर है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में और जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो कार कंपनीज हैं, वो भी अपने स्क्रैप यार्ड जो है खोल लें और वो भी जो है इस पर्टिकुलर पॉलिसी का फायदा उठाते हुए इस बिजनेस में एंटर कर जाएं। और फाइनली एक और अपॉर्चुनिटी जो नजर आती है, धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर की ई ऑक्शंस कराने में एंटर कर रहे हैं। रिसेंटली इन्होंने JSW स्टील के लिए जो है आयरन ओर का वो करवाया था, ऑक्शन करवाया था, और साथ साथ टाटा स्टील के लिए भी और वेदांता के लिए, तो वो एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब फाइनली जो मोस्ट इंटरेस्टिंग सेगमेंट है वो है वैल्यूएशंस का। तो इसकी वैल्यूएशन समझने के लिए हमें इसकी सेगमेंट्स को इंडिपेंडेंटली समझना होगा। तो ये जो तीनों सेगमेंट्स हैं उनका जो रेवेन्यू है उसे मैं धीरे धीरे उसे मैंने इस शीट में मॉडल किया हुआ है। इस टेबल को आप पॉज करके देख सकते हैं। इसमें एट अ हाई लेवल मैंने किया क्या है कि जो मार्केटिंग सेगमेंट है उसको मैंने हर साल हाफ करता चला गया हूं और लगभग जीरो हो गया है FY25 तक। अब जो बाकी सेगमेंट है, ई कॉमर्स सेगमेंट है, उसको मैंने 12% की ग्रोथ दी है हर साल। जो स्क्रैप रिकवरी सेगमेंट है उसे मैंने जीरो कर दिया है क्योंकि FSNL सेल आउट हो रहा है, और बाकी सेगमेंट अदर्स का जो सेगमेंट है उसे भी मैंने जीरो रखा है क्योंकि मैं काइंड ऑफ अभी उसे वैल्यू नहीं कर रहा हूँ। जो महिंद्रा के साथ ज्वाइंट वेंचर है उसको वैल्यू करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा कि एक्चुअली में कितना रेवेन्यू वहां से आएगा, उतनी ज्यादा विजिबिलिटी नहीं है। तो अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि लेट से उससे कुछ भी रेवेन्यू नहीं आता। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है इसमें री-रेटिंग की, यानी कि जो प्राइस अर्निंग रेशियो है, जो अभी ये 12-13 के प्राइस अर्निंग रेशियो पे ट्रेड करता है, मुझे नहीं लगता ये इतने पे ट्रेड करेगा जब ये एक प्योर प्ले ई कॉमर्स प्ले हो जाएगा। द रीजन बीइंग कि ई कॉमर्स प्ले अगर आप देखें तो कोई भी प्लेटफॉर्म बिजनेस आपको इतने सस्ते वैल्यूएशन पे नहीं मिलेगा। इसको जो है मैं लगभग 25 का वैल्यूएशन दे रहा हूँ, आप चाहें तो 20 का, 30 का, जितना आप चाहें आप उतना रख के
ये एक एडिटेबल शीट है, आप अपना वैल्यूएशन निकाल सकते हैं, पर अगर आप 20 का भी रखेंगे तो भी काफ़ी अच्छा जो है आपको जंप नज़र आएगा। अब इस वैल्यूएशन शीट के हिसाब से 25 के पीई के हिसाब से जो मुझे शेयर का प्राइस नज़र आता है इन दी ईयर FY26, वो आता है लगभग 700-750 का प्राइस। और इसमें जो है मैंने अभी जो महिंद्रा के साथ जो जॉइंट वेंचर है उसे इंक्लूड नहीं करा है। कुछ एस्टिमेट्स मैंने पढ़े थे जो कि बता रहे थे कि वो रेवेन्यू में लगभग 5,000 करोड़ तक का कंट्रीब्यूशन कर सकता है बाय FY25, और प्रॉफिट में भी लगभग 300-350 करोड़ का जो है कंट्रीब्यूशन दे सकता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो टोटल प्रॉफिट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टोटल 200 नज़र आ रहा है। अगर मैं वो भी जोड़ लूँगा तो लगभग 400-500 करोड़ का प्रॉफिट नज़र आएगा। और उस हिसाब से अगर आप वैल्यू करेंगे और प्लस जो इनका कैश है वो भी 1000 करोड़ के ऊपर हो जाएगा। तो यानी कि जो बाकी बिज़नेस है अभी 2000 करोड़ में मिल रहा है पूरा बिज़नेस, तो FSNL की सेल के बाद कैश अगर हटा दूँ तो नेट ऑफ कैश सिर्फ 1000 करोड़ में जो है ये बिज़नेस मिलेगा। साथ साथ जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो लगभग ज़ीरो नज़र आएगी आपको, ऑलरेडी लगभग ज़ीरो हो ही गई है। आने वाले टाइम में बिल्कुल ही डेट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि डेट का जो मेन रीज़न था इस कंपनी में वो ये था कि ये जो सामान खरीद के ट्रेडिंग बिज़नेस में जो सामान खरीदते थे उसके लिए ये लोग डेट पे ख़रीदते थे, और उसकी वजह से जो इनकी वर्किंग कैपिटल थी वो बहुत ज़्यादा रहती थी, इस वजह से इन्हें हाई डेट की ज़रूरत पड़ती थी। तो वर्किंग कैपिटल लोन रहता था, शॉर्ट टर्म लोन। तो जो कैगर रिटर्न एट द करंट प्राइस मुझे नज़र आता है, करंट प्राइस लगभग 284 रुपये की है, वो मुझे लगभग 20-21% का नज़र आता है। यानी आने वाले टाइम में 20-21% हर साल ये रिटर्न दे सकता है बेस्ड ऑन माई वैल्यूएशंस। और इसमें अभी मैंने जॉइंट वेंचर को इंक्लूड नहीं करा है, उसे इंक्लूड करेंगे तो और काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट आपको जो है नज़र आएगा। तो बिज़नेस में क्या हो रहा है कि आप अगर बैलेंस शीट एनालिसिस करेंगे तो आपको बिज़नेस एक ख़राब बिज़नेस नज़र आएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा और डेप्थ में जाएंगे, आप सेगमेंटल एनालिसिस करेंगे और उसको फ्यूचर पे फोरकास्ट करने की कोशिश करेंगे तो ये एक ट्रांजिशन नज़र आता है एक ख़राब बिज़नेस से एक अच्छे बिज़नेस की तरफ। तो इस वजह से इसकी PE रेटिंग डेफिनेटली हो सकती है। और क्योंकि इतना ज़्यादा कैश पड़ा है, लगभग 1000 करोड़ का कैश आफ्टर FSNL सेल, तो जो रिस्क रिवॉर्ड है वो इतना ज़्यादा फेवरेबल नज़र आता है कि मेरे लिए ये एक नो ब्रेनर है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हम गवर्नमेंट कंपनीज़ में इन्वेस्ट नहीं करते, लेकिन बिल्कुल ठीक बात है, अगर आपको गवर्नमेंट कंपनीज़ में इन्वेस्ट नहीं करना है तो आप बिल्कुल भी नहीं करिए। लेकिन इस पर्टिकुलर कंपनी में मुझे बहुत ज़्यादा फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड नज़र आता है। और अब देखिए, अगर एक्चुअली में ये थीसिस प्ले आउट नहीं करती, अब इसमें हमें ट्रैक करना पड़ेगा आने वाले कुछ सालों तक कि एक्चुअली में जो मैनेजमेंट कह रही है वो हो रहा है या नहीं। जो ट्रेडिंग बिजनेस है वो देखिए ऑलरेडी कम हो रहा है, वो कम हो रहा है या नहीं, ये ट्रैक करना होगा। रिसीवेबल जो है वो कम हो रहे हैं या नहीं, वो भी एक्चुअली में नज़र आ रहे हैं। साथ साथ कुछ और चीज़ें जो हम ट्रैक करेंगे वो ये है कि जो कंपनी की री रेटिंग है वो हो रही है या नहीं, यानी कि PE एक्सपेंशन हो रहा है कि नहीं, डेट रिडक्शन हो रहा है या नहीं। मैं सिर्फ एक एनालिसिस कर सकता हूँ और रिस्क रिवॉर्ड मेजर कर सकता हूँ, लेकिन अगर हम एक ऐसी स्टोरीज ढूंढें जिनमें ऐसे ट्रांजिशन हो रहे हैं तो अल्टीमेटली जो है काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब हाँ, यहाँ पर जीवन पटवा अगर आप जानते हो, काफ़ी फेमस हैं ट्विटर पर, और वैसे भी इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी में काफ़ी ज़्यादा उनको जो है वो माना जाता है। साथ साथ आशीष कचोलिया, ये दोनों भी इस पर्टिकुलर कंपनी को ऑलरेडी शायद ओन करते हैं। जीवन पटवा तो डेफिनेटली करते हैं। आशीष कचोलिया ने इस पर्टिकुलर कॉन कॉल में क्वेश्चन पूछा था, मैंने सुना था अभी कुछ दिन पहले कॉन कॉल, तो शायद जहाँ तक है वो भी इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं। तो अगर आप इसी तरीके के बिजनेसेस जहाँ पर कुछ स्पेशल हो रहा हो, जो कि हम एडवांटेज उठा सकते हैं, जहाँ पर बिज़नेस ट्रांजिशन हो रहा हो, अच्छी ग्रोथ हो, आपको ऐसे बिजनेसेस पता हो तो आप कमेंट्स में मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, तो मैं आगे कोशिश करूँगा उनके बारे में रिसर्च करने की। और इसी तरीके की वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।